हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इससे पहले 84 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। आप सब प्ले लिस्ट में जाकर सब वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, ये सेशन आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और केवल स्पेशल बनाया गया है यूपी ट्रिपल एससी के लिए। ठीक है, तो यदि आप सब यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की मेंस की एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें कंप्यूटर और यूपी जीके का सिलेबस ऐड है, तो आप सब प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप सब वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, कैसे मेमोरी रैम से तेज़ होती है। तो दोस्तों, आप सबको बता दें, सबसे तेज़ मेमोरी रजिस्टर होती है। ठीक है, और रजिस्टर के बाद क्या होता है, कैसे। अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, कैसे मेमोरी। तो सबसे तेज़ कौन सी मेमोरी है, कैसे, और कैसे तेज क्या है, रजिस्टर। ठीक है, तो पहला तो सही है। कैसे मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो दोस्तों, एक कैसे मेमोरी ना नॉन वोलेटाइल नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है। मतलब जब तक ले विद्युत है तब तक डाटा रहेगा, और जैसे विद्युत कट जाएगा तो डाटा भी क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। इसलिए कैसे मेमोरी क्या होता है, टेम्परेरी मेमोरी आप कह सकते हैं। तो दूसरा आपका गलत है, तो पहला सही है। तो केवल कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन ए, स्टेटमेंट पहला आपका सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं मेमोरी के बारे में डिटेल में क्या है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सब क्लासिफिकेशन किया गया है टाइप्स ऑफ मेमोरी का। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, तो इंटरनल मेमोरी को कई पार्ट में बांटा गया, जैसे देखिए रैम हो गया, कैशे मेमोरी हो गया, फिर सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, फिर रोम हो गया। ठीक है, ये जो रैम होता है और जो रोम होता है, इन्हीं दोनों को क्या बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो ये सब जो मेमोरी ये सब इधर लिखा गया है, इन सबको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ कैसे आ गया, ठीक है, जो सबसे तेज होता है रजिस्टर के बाद। और इसके बारे में देख लेते हैं। फिर रैम को दो पार्ट पार्ट में बांटा गया, यस रैम और डी रैम। यस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसके बाद रोम रोम का भी क्लासिफिकेशन, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है। एम रोम होता है, फिर पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, और डबल ई पी रोम होता है। ये सब किसके पार्ट हैं, रोम के, रीड ओनली मेमोरी के। अब देख लेते हैं एक्सटर्नल मेमोरी के कौन कौन से पार्ट हैं, सॉलिड स्टेट, मैग्नेटिक स्टेट और ऑप्टिकल डिस्क। ये याद कर लीजिए, पूछा जाता है। ऑप्टिकल में कौन कौन से आते हैं, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब आता है। मैग्नेटिक टेप में क्या आता है, हार्ड डिस्क का ड्राइव आता है। और सॉलिड स्टेट में क्या आता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव और यूएसबी मेमोरी और स्टिक, ये सब आते हैं। ठीक है, तो मेमोरी का क्लासिफिकेशन आप सब याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे क्या है, तो आगे क्या है इसका एक्सप्लेन भी आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि कैसे मेमोरी रैम से तेज होता है। ठीक है, और सीपीयू के पास होता है, लेकिन ये वोलेटाइल होती है, यानी पावर ऑफ होने पर इसमें से डाटा क्या हो जाता है, मिट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कर कि बायोस एक फर्मवेयर है। बिल्कुल बात सही, बायोस क्या चीज़ है, फर्मवेयर। तो बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बायोस का प्रयोग बूटिंग प्रोसेस के दौरान हार्डवेयर को टेस्ट करने के लिए किया था। बिल्कुल बात सही, जैसे ही आप सबका कंप्यूटर ऑन होता है वैसे बायोस अपना काम जारी कर देता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों बात सही है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम सब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेन थोड़ा सा। ठीक है, देखिए, जो बायोस होता है मदरबोर्ड पर मौजूद एक फर्मवेयर है, जो पोस्ट के माध्यम से मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करके हार्डवेयर को चेक करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, लोड करता है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल में, और जहाँ यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब डिटेल में देखेंगे बायोस, जहाँ से आप सबका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं आप हैं, कंप्यूटर जब सबसे पहले ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो बायोस अपना काम जारी करता है।
पहला काम क्या करता है, पोस्ट के माध्यम से, पोस्ट मतलब अभी आप सबको बताएं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के माध्यम से सब जितने भी कंपोनेंट कंप्यूटर में लगे होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है, और माउस हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब चेक करता है कि सब कंप्यूटर से अच्छे से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। फिर दूसरा काम क्या करता है, इनिशलाइज हार्डवेयर, हार्डवेयर को क्या कहता है, इनिशलाइज करता है, ठीक है। आगे क्या करता है, सर्च एंड लोड ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करके क्या करता है, लोड करता है। ये सब काम किसका है, बायोस का। आगे क्या है, हार्डवेयर सॉरी हैंड ओवर कंट्रोल टू ओएस, और कंट्रोल को क्या करता है, ओएस का मतलब है उसको कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद जैसे विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक हो गया, आप सबका सॉफ्टवेयर ओपन होगा। और इसी को देख लेते हैं, ये पूछा जाता है यूजेज क्या है इसका, ठीक है, बायोस का, यूजेज ऑफ बायोस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करने में किसका यूज होता है, बायोस का, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का। कॉन्फ़िगर हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस का क्या करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए। लोड डिवाइस ड्राइवर, ड्राइवर डिवाइस को क्या करने के लिए, लोड करने के लिए। लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी, मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए। डिस्प्ले एनी एरर व्हाइल स्टार्टअप, मतलब अगर कोई चीज़ मान लेते हैं एरर आ रहा है, तो उस एरर को कहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, बायोस डिस्प्ले पर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इतने सारे बातें आप सब याद कर लीजिए, यहीं से सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या, देखिए, कह रहा है कि IPv4 एड्रेस 64 बिट का होता है, क्या बात सही है। और दूसरा IPv6 एड्रेस 128 बिट का होता है। देखिए, एक होता है IPv6, एक होता है IPv4, ठीक है। जो 6 है ना, 4 का एक नया वर्जन होता है। IPv जो 4 होता है ये 32 बिट का होता है, और IPv6 128 बिट का होता है, क्योंकि ये नया वर्जन है, ठीक है। तो पहला देखिए स्टेटमेंट कह रहा है कि IPv4 64 बिट का होता है, ये बात गलत है, 64 बिट का नहीं होता, बल्कि कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। तो पहला तो गलत हो गया। और दूसरा IPv6 एड्रेस 128 बिट का होता है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो केवल दूसरा सही होगा, ऑप्शन बी। आप सब यहाँ पर इसका एक्सप्लेन भी देख सकते हैं, ठीक है। कह रहे कि IPv4 32 बिट का होता है, जबकि IPv6 एड्रेस 128 बिट का होता है। याद कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका पूरा नाम पेपर में आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, वी फॉर क्या होता है, वर्जन 4, और ये वर्जन क्या है, वर्जन 6 है। IPv के बारे में देख लेते हैं कि कितने प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि 4 टाइप्स ऑफ IP एड्रेस, ठीक है। IP एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। पहला क्या है, पब्लिक IP एड्रेस होता है, ठीक है, जिसमें हर कोई यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इंटरनेट के माध्यम से अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में इंटरनेट को यूज करते हैं। दूसरा तो प्राइवेट IP एड्रेस, प्राइवेट जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है, अपना ऑफिस होता है, तो सब लोग प्राइवेट यूज करते हैं। और स्टैटिक IP एड्रेस होता है, ठीक है, और डायनेमिक IP एड्रेस होता है। तो 4 प्रकार का एड्रेस होता है, स्टैटिक्स और डायनेमिक, ठीक है। तो इस तरह से IP एड्रेस को कितने पार्ट में बांटा गया, 4। और इसके कई क्लास भी होते हैं, जैसे क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E, है ना, 5 क्लास होते हैं। तो ये भी आप सभी याद कर लीजिए। और उसका रेंज भी कभी कभी जब डी में पूछता है तो क्लास का रेंज पूछ लेता है, ठीक है, उसको भी बताएंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल की 6 नंबर की लेयर है। बिल्कुल बात सही है। आप सब अगर OSI मॉडल पढ़े होंगे तो वहाँ पर कुल कितने लेयर होती हैं, कुल 7 लेयर होती हैं, ठीक है। तो अभी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यह डेटा इनक्रिप्शन और कंपेरिजन का काम करती है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है, ट्रांसलेट का भी काम यही करता है, इसीलिए इसको ट्रांसलेट लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आगे देख लेते हैं कौन सा कथन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखिए सी ऑप्शन पर लिखा दोनों सही है।
देखिए प्रेजेंटेशन लेयर ओएसआई मॉडल की छठवीं लेयर है और ये डेटा को ट्रांसलेट भी करता है, इनक्रिप्ट भी और कंप्रेस भी करता है। ठीक है, और इसी ट्रांसलेट करता है, इसीलिए इसी को और किस नाम से जाना जाता है, ट्रांसलेशन लेयर। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल की देख लेते हैं लेयर, जहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है, आप सबसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल कितने लेयर हैं, ओएसआई मॉडल के 7 लेयर हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम जूम करके आप सबको दिखा देते हैं, पहले जान लीजिए कौन कौन सा लेयर है। ये नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ा जाता है लेयर। ठीक है, तो पहला लेयर कौन सा है, फिजिकल लेयर। दूसरा लेयर डाटा लिंक लेयर। तीसरा लेयर नेटवर्क लेयर। चौथा लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवा लेयर सेशन लेयर। और छठा लेयर प्रेजेंटेशन लेयर, और यही आप सब क्वेश्चन इस बना है। और सातवां लेयर कौन सा लेयर है, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ना, इसी को बोलते हैं ओएसआई का हार्ट बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब इस पर कौन कौन सा डिवाइस काम करता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सब जूम करके आप सब देख लीजिएगा। देखिए फिजिकल लेयर पर कौन कौन सा काम करता है, फिजिकल स्ट्रक्चर जैसे कोएक्स केबल हो गया, फाइबर हो गया, वायरलेस हो गया, हब हो गया, रिपीटर हो गया, ये पूछा जाता है। वायरलेस, हब और रिपीटर किस लेयर पर काम करते हैं, तो फिजिकल लेयर पर। डेटा लिंक लेयर पर कौन सा काम करता है, फर्म से होता है, डेटा मिलता है, फ्रेम के रूप में डेटा मिलता है इसमें, सॉरी। ठीक है, जैसे ईथरनेट हो गया, ट्रिपल पी हो गया, स्विच और ब्रिज, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। स्विच और ब्रिज किस लेयर पर काम करता है, डेटा लिंक लेयर पर। और नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है पैकेट के रूप में मिलता है, इस पे कौन काम करता है, जैसे आईपी हो गया, आईसीएमपी हो गया, आईपीएसईसी हो गया और आईजीएमपी, ये सब किस लेयर पर काम करता है, नेटवर्क लेयर पर। तीसरा ट्रांसपोर्ट लेयर पर, इसमें क्या होता है, डेटा जो होता है ना, एंड टू एंड इन कनेक्शन को प्रदान करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और टीसीपी और यूडीपी क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और इसी को अभी आप सबको बताए हैं ओएसआई का हार्ट कहा जाता है। अगला कौन सा लेयर है, सेशन लेयर। और सेशन लेयर पे एपीआई और सॉकेट और विनसॉक ये सब काम करता है। ठीक है, और प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, सिंटैक्स लेयर जैसे एस एस एल, एस एस एच। ठीक है, और सब सुरक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आईएमएपी हो गया, एफटीपी, एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईएमपीईजी और जेपीईजी, ये सब किस पर काम करता है, प्रेजेंटेशन लेयर। और जहाँ से आप सबका क्वेश्चन पूछा गया है। एप्लीकेशन लेयर पर एंड यूजर लेयर और एचटीटीपी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा गया है। ईएफटीपी, आईआरसी, एसएसएच और डीएनएस, डीएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम, ये सब किस पर काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पर। और इसी का एक स्लाइड आप सबको दिखाते हैं, यहाँ से आप सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जो पहला नीचे का 3 लेयर है, इसको बोलते हैं मीडिया लेयर। ठीक है, और ऊपर का जो 4 लेयर है, इसको बोलते हैं होस्ट लेयर। अभी जो ऊपर पड़े यहाँ पर ये लिखा गया है। ठीक है, जो छोटा इसको हम बता देते हैं एक बार। देखिए फिजिकल लेयर में जो डेटा होता है ना, बिट्स के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें मीडिया हो गया। ठीक है, और आप सबको क्या है, सिग्नल हो गया, बाइनरी हो गया, एक मिनट, बाइनरी हो गया। ठीक है, और ट्रांसमिशन, ये सब किस पर काम करता है, फिजिकल लेयर पर। डेटा लिंक लेयर पर जैसे मैक हो गया, है ना, और एलएलसी हो गया, जिसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेसिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोनों सेम है, जो वहाँ छोटा था यहाँ पर कवर हो, इस स्लाइड में कवर हो गया। और डेटा लिंक लेयर में फ्रेम के रूप में डेटा मिलता है। ठीक है, और नेटवर्क लेयर पे पाथ डिटर्मिनेशन और आईपी के लिए ये जाना जाता है। इसमें नेटवर्क लेयर में डेटा पैकेट के रूप में मिलता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन प्रदान करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, रिलायबिलिटी कौन प्रदान करता है, तो आप बताएंगे ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें डेटा सेगमेंट के रूप में मिलता है। सेशन लेयर में क्या होता है, इंटर होस्ट कम्युनिकेशन होता है, इसमें डेटा के रूप में मिलता है, तीनों में। ठीक है, याद कर लेना, ऊपर के तीनों में डेटा के रूप में मिलता है। और
प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन और इनक्रिप्शन का काम होता है। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन। ठीक है, और इतना सारा याद कर लीजिए, इससे बाहर ओएसआई से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, कह रहा है कि एसक्यूएल का प्रयोग डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया था। बिल्कुल बात सही है। तो एसक्यूएल किस में यूज होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट में यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एसक्यूएल का पूरा नाम स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। देखिए, स्टैंडर्ड नहीं होता, स्ट्रक्चरर होता है। ठीक है, तो ये बात गलत है, बाकी दोनों सही लिखा है। क्यू मतलब क्वेरी, एल मतलब लैंग्वेज। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं एसक्यूएल का पूरा नाम स्ट्रक्चरर क्वेरी लैंग्वेज है, ना कि स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, कह रहा है कि रोम वोलाटाइल मेमोरी होती है और रैम वोलाटाइल मेमोरी। अच्छा, देखिए दोनों दिया है, दोनों प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, और कौन सा इसमें वोलाटाइल, कौन सा नॉन वोलाटाइल। देखिए, जो रोम होता है ना, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, और रैम कैसा मेमोरी है, तो वोलाटाइल। तो केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन क्या बताएंगे आप सब, बी ऑप्शन। देखिए, यहाँ पर दिया भी गया है कि जो रोम है वो कैसा मेमोरी होता है, नॉन वोलाटाइल होता है, जबकि जो रैम होता है वोलाटाइल। आप सबको पहले जो पहला क्वेश्चन था वो मेमोरी पर आधारित था, वहाँ पर वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल के बारे में बताए हैं। आप सब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा है कि फायरवॉल अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है। बिल्कुल बात सही है। और फायरवॉल वायरस रिमूव करने के काम आता है। क्या फायरवॉल वायरस को रिमूव करता है। देखिए, फायरवॉल का काम होता है अनऑथराइज एक्सेस को रोकना, ना कि वायरस को। वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस यूज होता है। तो केवल पहला आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब एक्सप्लेन में भी देख सकते हैं कि फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी का काम करता है, लेकिन ये वायरस को रिमूव नहीं करता। अब इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि फायरवॉल से बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, डिटेल में देखिए, यहाँ पर फायरवॉल के बारे में अच्छे से आप सब समझ लेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम कोई चीज़ इंटरनेट के माध्यम से लोड करते हैं तो फायरवॉल लगा होता है। ये हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो अनवांटेड चीज़ होता है यहाँ फिल्टर कर देता है, ये फिल्टर कर देता है। जो यूजफुल होता है सिग्नल आपके डिवाइस तक आ जाता है। ठीक है, यही काम होता है किसका, फायरवॉल, और अनवांटेड को फिल्टर करना। अब इसी को दूसरे स्लाइड के माध्यम से अगर आप सब देखें, देखिए इंटरनेट के माध्यम से ये जो रेड कलर है वो खतरा वाला है, जो ग्रीन आप सबका अच्छा सिग्नल है। ठीक है, जब ये चीज़ अनवांटेड चीज़ जाता है तो फायरवॉल क्या करता है ना, इसको फिल्टर कर देता है। देखिए, ये जो खतरा वाला चीज़ है यहाँ पर गया और यहाँ से फिर फिल्टर होके आप सबका जो उपयोगी सिग्नल है आप तक पहुँच जाता है नेटवर्क, और जो अनवांटेड होता है यहीं पर इसको फिल्टर कर देता है। तो ये काम किसका होता है, फायरवॉल का होता है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब फील्ड है। बिल्कुल बात सही है। दूसरा कह रहा कि मशीन लर्निंग में कंप्यूटर डेटा से खुद सीखने की क्षमता रखता है। ये भी बात सही। देखिए, दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप ऑप्शन क्या बनाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन से, दोनों सही है। जैसे मशीन जो लर्निंग होता है, जैसे एनएलपी पर आधारित होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर आधारित होता है। ठीक है, और डीएल होता है डीप लर्निंग, एमएल मशीन लर्निंग, ये सब एआई सब जगह बहुत यूज होता है। आगे क्या देखिए, मशीन लर्निंग एआई का एक क्या हिस्सा होता है और डेटा से सीख कर फ्यूचर प्रेडिक्शन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि एसएसडी में कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता। बिल्कुल बात सही है। और एचडीडी मैग्नेटिक डिस्क पर आधारित होता है। ये भी बात सही है। देखिए, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। तो आप बताएंगे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सब देख भी सकते हैं कि एसएसडी फ्लैश मेमोरी पर आधारित होता है, जबकि एचडीडी मैग्नेटिक डिस्क पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइमरी की डेटाबेस टेबल में डुप्लीकेट वैल्यू ले सकती है। देखिए जो प्राइमरी की होता है ना डेटाबेस मैनेजमेंट में, ये यूनिक डेटा लेता है ना कि डुप्लीकेट, तो पहला तो गलत है। और प्राइमरी की नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नल मतलब जैसे कोई वैल्यू खाली तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, एकदम बात सही है। इसमें कोई ना कोई डेटा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल पहला तो गलत है, तो कौन सा इसमें सही होगा? केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। देखिए प्राइमरी की यूनिक और नॉट नल कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, बिल्कुल बात सही है। और असेंबलर मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट। देखिए असेंबलर का काम जो होता है ना, ये असेंबली भाषा को मशीन भाषा में चेंज करना, ना कि असेंबली भाषा में। तो दूसरा गलत है और पहला सही है, केवल आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और जब आप सब थ्योरी पढ़े थे तो आप सब ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। और दोस्तों आप सबको ये भी बता दें कि यूपी SSSC के मेंस एग्जाम के लिए यूपी जीके प्लस कंप्यूटर के डिटेल में नोट्स लेने के लिए आप सब चैनल के होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर नंबर होगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आयोग पूछा गया है, आप सब बहुत सारे स्टूडेंट ने नोट्स लिए हैं, बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, अच्छा लगता है सुन के, ठीक है। तो आप सब भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जो जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट है, आप सब एक सीट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर और यूपीजी के बहुत इंपॉर्टेंट योगदान करता है, ठीक है। और 20 नंबर इसका और 15 नंबर इसका, 35 नंबर का मामूली बात नहीं है, ठीक है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कह रहा है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब सॉफ्टवेयर फ्री होता है। देखिए जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ना, वो फ्री भी होता है और पेड भी होता है, ज़रूरी नहीं कि वो फ्री भी हो, इसलिए इसे आप गलत भी कर सकते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड यूजर को उपलब्ध होता है, ये बात एकदम सही, 100% सही है। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं और इसमें यूजर को सोर्स कोड पता होता है, जिसके माध्यम से आप सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। यही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की खास बात है कि आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कौन सा ऑप्शन बताएंगे? केवल दूसरा सही है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि सोर्स कोड अवेलेबल होना, किसको अवेलेबल? यूजर्स को, जो यूज करते हैं। लेकिन ये हमेशा फ्री नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कह रहा है कि SMTP का उपयोग ईमेल सेंड करने के लिए होता है, बिल्कुल बात सही है। SMTP का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भेजने का काम करता है, एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। और देखिए POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और IMAP का प्रयोग ईमेल को रिसीव करने के लिए। देखिए ये दोनों रिसीव करता है, SMTP भेजता है, तो यहाँ पर दोनों बात एकदम सही है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल में कि SMTP मेल को सेंड करता है, जबकि ये दो प्रोटोकॉल है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये दोनों क्या कहते हैं? रिसीव करते हैं, ये भेजता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि ये किसी मेन पर्पस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अभी इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो पहले तो गलत है, MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, बिल्कुल बात है, जैसे MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ठीक है। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला गलत है। आप यहाँ पर एक्सप्लेन भी देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जबकि MS ऑफिस जो होता है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। इसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में देखते हैं, जिससे आप सबका क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप सब देख रहे होंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है।
एक एक को देखेंगे सीरियल वाइज, ठीक है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एक कई प्रकार का होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब यूटिलिटी प्रोग्राम तीन प्रकार का होता है, जैसे फाइल मैनेजमेंट, वायरस क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वायरस होता है ना किसके अंतर्गत आता है, एंटीवायरस जो हो गया, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगला क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी दो प्रकार के होते हैं, देखिए, एक होता है जनरल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, एक तो होता है स्पेसिफिक पर्पज के लिए। और जनरल पर्पज वाले सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे एम एस वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट जैसे एम एस एक्सेल हो गया, प्रेजेंटेशन एम एस पावर पॉइंट हो गया, ये जनरल पर्पज। इसे मतलब कोई भी यूज कर सकता है, जैसे आप कंप्यूटर सीखने जाते हैं, आप भी यूज करते हैं, आपके दोस्त भी यूज करते हैं, हजारों लोग यूज करते हैं, ठीक है। जो स्पेसिफिक पर्पज होता है इसके केवल आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपका मान लेते हैं कोई दुकान है, कोई होटल है, कोई स्कूल है ना, आप अपने पर्पज के लिए बनवाते हैं, जैसे एचआर मैनेजमेंट हो गया, पेरोल सिस्टम हो गया, और क्या है, अटेंडेंस सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनते हैं। तो आशा करते हैं अब आप सब भूलेंगे नहीं सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। ये वायरस से संबंधित है, ठीक है। कह रहा है कि वायरस एक मलेशियस सॉफ्टवेयर, मलेशियस मतलब तो गंदा सॉफ्टवेयर, ये भी बात सही है, ठीक है। वायरस केवल हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय करता है, देखिए हार्डवेयर को नहीं, एक इसको डिस्ट्रॉय करता है सॉफ्टवेयर को, ठीक है। जैसे कोई आपका फाइल हो गया, ऑडियो वीडियो फोटो, है ना, जो सॉफ्टवेयर में रखा हुआ है, फाइल में रखा हुआ है, उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो दूसरा गलत है और पहला आपका स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। आप सब यहाँ पर देख भी सकते हैं, वायरस हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रॉय करता है, फाइल को करप्ट कर देता है। अब देख लेते हैं वायरस से संबंधित क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप सब देख रहे हैं कि कम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे ट्रोजन हॉर्स वार में, पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टी पार्टिकल्स वायरस, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, और डायरेक्टरी वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, ओवरराइट वायरस, मेमोरी रेजिडेंस वायरस, माइक्रो वायरस, बूट इंटर इन्फेक्टर्स वायरस, ईमेल वायरस, ठीक है। जैसे ईमेल वायरस में एक आपको बताते, आई लव यू, ये ईमेल के माध्यम से आया था, ठीक है। और इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल में, देखिए अब मालवेयर कौन कौन सा है, तो वायरस भी मालवेयर, ट्रोजन्स और रूट किट इसके भी बारे में बताएंगे। वार्म हो गया, स्पाईवेयर जो जासूसी करने वाला होता है, क्राइम वेयर, एडवेयर जो आप सबको भ्रामक प्रचार के माध्यम से दिखाता है, ठीक है। ये सब क्या है, मालवेयर है। और इसके बाद देखते हैं मालवेयर क्या 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 चीज़ है, आप सबको यहाँ पर देखिए सब डिटेल में दिया है। तो बूटनेट एक प्रकार का मालवेयर होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ मालवेयर। स्पाईवेयर अभी आप सबको बताए ही हैं, एडवेयर, देखिए यहाँ इसके बारे में सबसे पहले देखते चलते हैं, ठीक है, इसी वक्त। देखिए बूटनेट क्या करता है, मान लेते हैं आपका सॉफ्टवेयर होता है, आपका कंप्यूटर, उसमें बमबारी कर दिया जाता है ज़ॉम्बी के माध्यम से, ठीक है, तो आप सबका स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है। स्पाईवेयर क्या करता है, जासूसी करता है, स्टील्स योर डेटा, आपके डेटा को चुराता है। और वार में क्या करता है, देखिए स्प्रेड एक क्रॉस कंप्यूटर्स, ठीक है, जैसे मान लेते हैं पेन ड्राइव के माध्यम से हो गया, अन्य किसी डिवाइस के माध्यम से आपके डेटा को क्या करता है, चोरी होता है, इसमें चुराया जाता है। ट्रोजन्स क्या होता है, स्नेक मालवेयर ऑनटो योर पीसी, ठीक है। और रैंसमवेयर क्या होता है, फिरौती मांगता है, जैसे मान लेते हैं आपके डेटा को चुरा लिया और उसके बदले में आप सबसे पैसा मांगेगा, तब डेटा को फिर देगा। एडवेयर आपको भ्रामक स्पैम यू विद एड्स, आपके ऐड के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से आपसे स्पैम कर लिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन से वायरस। देखिए दोस्तों, यहाँ से वायरस का नाम पूछ लिया था कि कौन सा वायरस है कौन सा नहीं। आई लव यू अभी आपको बताते ईमेल के माध्यम से भेजा गया था। यांकी डोडल्स, निम्डा और मैरिस वार्म, कॉन्फिकर, स्ट्रामो वार्म और स्काई नेट, ये सब क्या चीज़ें वायरस हैं, ठीक है। अगला क्या है,
जेजस हो गया, माइडोम हो गया, एसक्यूएल स्लैमर हो गया, कोड रेड हो गया, मेलिसा हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेसर हो गया, स्टून स्टगनेट हो गया, क्रिप्टोलॉकर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वायरस है, ठीक है। इसमें जो मांगा गया था एक प्रकार का रैंसमवेयर आप सब कह सकते हैं। द क्लिस वायरस हो गया, नेट स्काई वायरस हो गया, लीप ए हो गया, स्लैमर हो गया और पिकाचू हो गया, ठीक है। ये सब प्रमुख वायरस हैं, आप सब याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होते, बिल्कुल बात सही, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और कह रहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में केवल स्टोरेज मिलता है, बात गलत, केवल स्टोरेज नहीं मिलता, बहुत सारी फैसिलिटी देता है। तो केवल आपका पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। देखिए क्यों गलत है, इसके बारे में देख लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोरेज, नेटवर्किंग, प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर, बहुत सारी सुविधा उपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए कह रहा है कि रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के अंदर स्थित होता है, बिल्कुल बात सही है। और सबसे तेज मेमोरी कौन होती है, रजिस्टर। इसके बाद कैसे होता है, रजिस्टर मेमोरी हार्ड डिस्क से धीमी होती है, जब सबसे तेज होता है तो धीमी कैसे हो गया, गलत है। तो पहला आपका स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। आप सब यहाँ पर देख भी सकते हैं कि रजिस्टर मेमोरी सीपीयू की सबसे तेज मेमोरी होती है, यह हार्ड डिस्क से भी बहुत तेज होती है, कई गुना तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कर कि असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, बिल्कुल बात सही है। और असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली सीपीयू द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। देखिए असेंबली लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने के लिए असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है, ना कि सीपीयू के माध्यम से। तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, लेकिन इसे डायरेक्टली सीपीयू के माध्यम से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, असेंबलर की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कह रहा है कि ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में सीडी और डीवीडी आते हैं, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। अभी आप सबको जब पढ़ाए थे, मेमोरी पढ़ाए थे ना, तो वहाँ पर बताए थे ऑप्टिकल स्टोरेज में डेटा लेजर लाइट से रीड और राइट किया जाता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं सीडी, डीवीडी या ब्लू रे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हैं और इनमें लेजर लाइट का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा कि प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। अभी आप सबको जो ओएसआई मॉडल पढ़ाए थे तो वहाँ पर बताए थे, ठीक है। और प्रेजेंटेशन लेयर डेटा कंप्रेशन, इनक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का भी काम करता है, ये भी बात सही है। तो सबका सही होना चाहिए, ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। और देखिए प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेटर लेयर भी कहलाती है और ये डेटा को इनक्रिप्ट, कंप्रेस और ट्रांसलेट भी करती है। दोस्तों ये सेशन आप सबको कैसा लगा, आप सब वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।